चलो अब इसको समझते हैं, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि ये क्या है, सपोज अर्थ है। ठीक है, तो अगर हम किसी स्पीड से एक पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये दोबारा यहीं पे गिर जाता है ना वापस। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो ये और आगे जाके गिरेगा कहीं, ऐसा हो सकता है ना। अगर स्पीड और बढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है कि कभी गिरे ही ना, हो सकता है। और स्पीड बढ़ा दे तो हो सकता है लौट के ही ना आए। संभव है ये सब। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, भाग जाना, उसको एस्केप स्पीड बोलते हैं, या एक ऐसा स्पीड देना ताकि वो एक ऑर्बिट में लगातार क्या करे, घूमते रहे, अर्थ पे नहीं गिरे। ठीक है ना, अर्थ पे नहीं गिरे तब भी इसको फ्री फॉल ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस फ्री फॉलिंग स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो किसी ऑर्बिट में, किसी और तो किसी ऑर्बिट में रहने के लिए ना एक खास स्पीड का नीड होता है। ठीक है, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये क्या होता है, मिनिमम स्पीड टू स्टेइंग इन एन ऑर्बिट। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, और अर्थ का बस वही वाली बात है, रेडियस आर है, मास का एम, और अर्थ के सरफेस से, ये सरफेस है यहाँ पे एच हाइट पर सपोज एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है अर्थ का। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको एक खास स्पीड का नीड होगा। ठीक है ना, अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो इसी ऑर्बिट में ये रहेगा, नहीं तो ऊपर नीचे कहीं भी भाग सकता है। स्पीड कम होगा तो नीचे गिर जाएगा, ज्यादा रहेगा तो ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। इसको क्या चाहिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, राइट, जो कि कितना हो जाएगा, Gmm/r², है ना। ये तो हम लोग लगता है तीसरी बार ये वाला पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। एम से एम कट गया तो v नॉट इक्वल टू कितना आ गया, √Gm/r, या इसी को हम लोग, तुम्हें अच्छे से पता है कि स्मॉल आर को मैं क्या लिखता हूँ, r+h लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, बस खाली एक नाम लिखना था कि इसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, दो तरीके का मान लो सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट ऐसा है जिसका मास मान लो चींटी की तरह है, और एक दूसरा सैटेलाइट है मान लो जिसका मास बिल्कुल हाथी जैसा है। ठीक है, m' मान लो, तो किसको ज्यादा स्पीड का रिक्वायरमेंट होगा सेम ऑर्बिट में घूमने के लिए, बताओ। नहीं, यहां पे देखो, घूमने वाला जो सैटेलाइट का मास है वो तो है ही नहीं, यहां पर ये मास किसका मास है, ये अर्थ का मास है। तो कंसेप्ट समझी, ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक ना, इसको नोट कर लो।
ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पे तो नहीं डिपेंड करता, लेकिन अर्थ के मास पे डिपेंड करता है या प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। ये हो जाएगा नोट नंबर 2, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ planet and distance from the mass of planet। हम ये देख पा रहे हैं ना कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मास का, प्लैनेट के मास का, ठीक। और हम ये देख पा रहे हैं कि ऑर्बिटल स्पीड जो है, जो सेंटर से डिस्टेंस है ना, प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग कई बार लिख चुके हैं स्मॉल आर, ठीक है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, v1/v2 इज इक्वल टू रूट अंडर r2/r1। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका जरूरत पड़ता है, तो चलो मैं लिख दिया हूं, नोट कर लो। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि कई बार डेंसिटी दे देता है प्लैनेट का, तो डेंसिटी दे देगा तो इसमें तो कोई भारी चीज थोड़े है। डेंसिटी इक्वल टू नहीं, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, बोलो। हाँ, तो अगर कभी जरूरत पड़े डेंसिटी वगैरह का तो ये टर्म दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि मास की जगह पे क्या रख देना होता है हमको, ये डेंसिटी इंटू 4/3πr³, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, 3 बता चुका ना मैं, 4th पॉइंट समझेंगे। 4th पॉइंट ये है, ऐसा संभव है कि हाइट जो है ना अर्थ के रेडियस से क्या बहुत बहुत छोटा है, देख लो है क्या। इन दैट केस ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, रूट अंडर gm/r बन जाएगा, बिकॉज r प्लस h जो है इसको हम लगभग r के बराबर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, g इंटू r²/r, और एक r से r कट भी जाएगा, तो इसी को सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं, रूट अंडर gr। इसका वैल्यू होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कोई एक सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक होगा उसका स्पीड कितना हो सकता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी। तो ये समझने की चीज है ना, कि जो केपलर्स लॉज थे, केपलर्स लॉ किसके किसके लिए वैलिड होता था, सन और प्लैनेट के लिए, तो वो सारा केपलर लॉ प्लैनेट और सैटेलाइट के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो केपलर लॉज आर valid for planet and satellite system, ठीक है, नोट कर लो। जैसे मैं तुम्हें केपलर लॉ एक बार याद करवा देता हूं, ठीक है ना। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था कि
जो पाथ होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, है ना, प्लैनेट का। और सन कहाँ पे रहेगा, फोकस पे, ठीक है। और यही इलिप्टिकल पाथ जो है सर्कल भी हो सकता है लगभग, ठीक है ना। तो ये सर्कल या इलिप्स दोनों हो सकता है। तो ये पहला लॉ हो गया, ठीक है ना। दूसरा लॉ याद है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता था, याद करो, ये क्या होता था, कांस्टेंट। तो ये क्या करता था, इसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता था, तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता था, यही ना, ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसका स्पीड कितना होता है, √GM/r, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये मैं केपलर लॉ लिख के दिखा रहा हूँ कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। और कांस्टेंट क्या रहता है इसका, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की दोनों रहता है, राइट, करेक्ट। और तीसरा वाला कैसे लगाते थे, T² याद करना, ये पढ़ाए थे हम, 4π² और इंटू r³ होता था, ठीक है ना। यहां पर ये वाला मास किसका होता था, सन का होता था ना। तो सैटेलाइट के केस में ये वाला मास किसका हो जाएगा, प्लैनेट का, ठीक है ना, क्योंकि घूमने वाला चीज जो है ये क्या है, सैटेलाइट है। और यहाँ सेंटर में जो बैठा वो क्या है, वो प्लैनेट है, ठीक है। और इस आर को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जान ही रही हो, r+h⁵, ठीक है, सिंपल है। और एक चीज और, ये भी हम लोग जानते हैं पहले से कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड भी होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये भी तो होता है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr/v। तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल वैसा रहेगा तो नोट कर लो। तो दो प्रकार का जो सैटेलाइट होता है ना, उसमें से एक का नाम होता है पोलर सैटेलाइट और एक का नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। देखो अब दो तरीके का सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट, आर्टिफिशियल वाला, नेचुरल वाला नहीं। नेचुरल तो एक ही अर्थ का ना, मून, चंद्रमा, है ना। पोलर सैटेलाइट और एक है जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, इसके नाम के पीछे एक रहस्य है, सीक्रेट, उसको जरा हम डिस्कस कर देते हैं। ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना, ज्योग्राफी में जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जियो का मतलब अर्थ है और स्टेशनरी का मतलब, हाँ, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है ना जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ना रुका हुआ फील होता है। उसमें भी कहाँ है, खास जगह होता है। अर्थ के इक्वेटर से अगर इसको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है, इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, इट appear to be at rest from equatorial position on earth। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई चीज रुका हुआ नजर आए, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। बताओ। तो देखो,
यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के इक्वेटोरियल पोजीशन से देखने पर रेस्ट में नजर आता है। उसका वजह बताता हूँ। अर्थ जो है ना, अर्थ जब घूमता है तो अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में कितना देर लगाता है? 24 घंटा। बोलो। और सैटेलाइट अगर कोई अर्थ का चक्कर लगाए, वो भी 24 घंटा में लगाए, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? किसी भी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट अगर ले ले, अर्थ के सेंटर से गुजरता हुआ एक डायमीटर या रेडियस ले लो, उसी रेडियस के अलावा जिस पे सैटेलाइट है उसी रेडियस पे कहीं पर एक ऑब्जर्वर को रख लो, ठीक है, तो दोनों का घूमने का जो स्पीड होगा वो सेम ना हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर को देखने में लगेगा कि सैटेलाइट रेस्ट पे है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वही होता है जिसका कि टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटा, 24 आवर, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो कितना है? 24 आवर। तो इसीलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कैसे नजर आता है? रेस्ट में नजर आता है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। अर्थ के सरफेस से इसका जो ऊंचाई है ना वो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। इसका हाइट है, ये परफेक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में है, ठीक है ना। 400-500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर ऊपर नीचे भी मिल सकता है डाटा, उसके लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो ये लगभग कितना ऊंचाई पर रहेगा? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना के स्पीड से चक्कर काट रहा होता है? इसका जो स्पीड होगा ना, ऑर्बिटल स्पीड, वो लगभग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास हो सकता है, ठीक है ना। ये सब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? वही केपलर का जो लॉ बताए थे ना, याद है, उसी से सब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कंपेयर करते हैं किसको? पोलर सैटेलाइट के साथ इसको, कि ये क्या होता है। पोलर सैटेलाइट वो होता है जो अर्थ के सरफेस से काफी करीब होता है, ठीक है ना। इसके घूमने का, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने का टाइम होता है ना, बहुत कम होता है, करीब करीब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बोले तो 1 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो मैं बता रहा हूं, नियरली या अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा करीब रहे अर्थ के सरफेस के तो उसको 84 मिनट लगता है। तो 84 मिनट को ही मैंने लगभग में कितना लिख दिया है? 90 मिनट, ठीक है। इसका जो हाइट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसका हाइट मेरे ख्याल से लगभग 500 से 800 किलोमीटर के रेंज में होता है, 1000 के अंदर ही मान के चलो, ठीक है ना। और इसका जो ऑर्बिटल स्पीड होता है ना वो भी नियरली होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई अगर बहुत करीब रहता है अर्थ के सरफेस के, ये मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान है, तो लगभग इसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम एक चीज और बताते हैं कि दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों का क्या इस्तेमाल होता है। दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है, बताता हूँ। इसका क्या काम है? काफी सारा इसका यूजेज है, मैं 2-3 खास इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, कल बारिश होगा कि नहीं होगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, यही सब, दिन साफ रहेगा कि क्या रहेगा, है ना। तो मौसम का जो भविष्यवाणी होता है ना, प्रेडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो इसी से होता है, ठीक है। ये ऊपर रहता है बादलों के ऊपर, और वहां से बादलों का इमेजेस वगैरह लेके भेज देता है जहां भी साइंटिस्ट बैठे हों वहां पे, और सब लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है इसमें, वेदर फोरकास्टिंग में। फिर बताता हूँ, हम लोग गूगल मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू ही बनता है, पता है। कभी मोबाइल में अगर खोल के देखोगे तो देखोगे क्या कि ऊपर से ना बहुत सारा इमेज लिया रहता है, उसी में सारा रास्ता वगैरह दिखता है। कभी ट्राई की हो?
तो वो इसी सैटेलाइट से किया जाता है, ठीक है ना। तो जीपीएस या मैपिंग, नेविगेशन जो कह लो, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। फिर ये भी पता है अमेरिका जो है हर देश के ऊपर अपना क्या बोलते हैं जासूसी करने के लिए इस तरीके का सैटेलाइट छोड़ देता है। उसी से पता लग जाता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ है, पता है पाकिस्तान में छुपा था। तो जासूसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, स्पाइंग, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इसके इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, मैं एक्सेट्रा कर दे रहा हूं, ठीक है। इसका मेन इस्तेमाल क्या है कम्युनिकेशन में, टीवी रेडियो मोबाइल का कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। टीवी, पता है सैटेलाइट फोन भी आता है, आतंकवादी लोग यूज करता है, टेररिस्ट लोग। कसाब था ना, कसाब, वो सैटेलाइट फोन लेके आया था इंडिया, ठीक है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसी से चलता है वो टीवी रेडियो फोन, ठीक है ना, कि कम्युनिकेशन में, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए ये चीज नहीं है, ये वाला सैटेलाइट फोन, ये सब आर्मी वालों लोगों को ही मिलता है, या समझ गए ना। तो वो लोग तो जबरदस्ती जुगाड़ कर लेगा ना, टेररिस्ट लोग पैसा खर्चा करके, ठीक है, गलत कामों के लिए। बाकी ये नॉर्मल पब्लिक के लिए ये नहीं रहता सैटेलाइट फोन, ठीक है। और लास्ट इसका बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ अगर है तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है ना, और यहाँ बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो ऐसे चक्कर काटता है इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है ना। तो उसके घूमने का प्लेन क्या होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक ना, और उसका एक्सिस क्या होगा, पोल्स पे होगा, ठीक है। जबकि जो पोलर सैटेलाइट होता है वो इस तरीके से गुजरता है, ठीक है, कि उसका जो प्लेन रहे वो पोल से पास करे, वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक ना, वो हर बार पोल से होके गुजरता है हर बार, ठीक है। तो इसके घूमने का जो प्लेन होगा वो पोल से गुजरेगा, और उसका एक्सिस जो होगा ना वो इक्वेटर पे लाई करेगा। एक्सिस कहाँ हो जाएगा, इक्वेटर पे। ऐसे देख लो कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल। और कोई वर्टिकल में ही घूम रहा है तो एक्सिस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो घूमता है तो इसके घूमने का जो ऑर्बिट होगा ना वो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, और जबकि इसका एक्सिस क्या होगा, पोलर एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं, इसका प्लेन ऑफ रोटेशन वो किस पे होगा, इक्वेटर पे होगा। तो प्लेन ऑफ रोटेशन इसका क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, ठीक है। जबकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, पोलर एक्सिस। इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो पोल से पास करेगा, प्लेन ऑफ रोटेशन passes through poles and एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, इक्वेटर पे लाई करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये दो प्रकार के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो। देखो
ये हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से क्या रिटर्न आ जाता है ना, याद है। और जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा दूर जाके फॉल करता है, यही होता है ना। तो हम इतना ज़्यादा स्पीड दे दें ताकि ये फॉल ही ना कर पाए, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू ऐसे ऑर्बिट करेगा, बताए थे पिछला क्लास में भी, ठीक है ना। तो इसमें जो स्पीड का रिक्वायरमेंट होगा उसको बोलेगा ऑर्बिटल स्पीड। और अगर स्पीड इससे भी ज़्यादा दे दिया जाए तो ऐसा होगा कि ये ऑर्बिट भी नहीं करेगा, बिल्कुल भाग ही जाएगा। तो इसमें जो स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पीड given to a particle so that it can escape out of gravitational field of a planet। ये हो जाएगा मिनिमम स्पीड given to a particle so that, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं, ये सबके लिए होता है, मून पे से फेंकना है तो मून के लिए हो जाएगा, मान लो सन के फील्ड से फेंकना है तो अलग हो जाएगा। तो हर प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, ब्लैक होल, इवन सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अभी अर्थ के लिए बता रहे, वैसे सबके लिए होगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड गिवन टू अ पार्टिकल सो दैट इट कैन एस्केप आउट ऑफ, ये याद होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यहां पर कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट, सन, ब्लैक होल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पे लिख दे रहा हूं, और एनी सेलेसियल बॉडी, यहां पे सब कुछ आ जाएगा सेलेसियल बॉडी में, ठीक है ना। सेलेसियल बॉडी में कुछ भी आ जाएगा, कोई भी स्टार, कोई भी सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब मून वगैरह, या कोई भी ब्लैक होल, प्लैनेट, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, लो पहले फार्मूला बता देते हैं। एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है √2 इंटू m/r, ठीक है। और तुम्हें ये तो याद ही होगा कि r को हम क्या समझते हैं, r+h, है ना। जिसमें कि ये ध्यान रखना है, ये कोई सेलेसियल बॉडी है, ये क्या है, कोई सेलेसियल बॉडी। तो सेलेसियल बॉडी का मास क्या है, m, रेडियस r, ठीक है। और इसके सरफेस से कुछ, तो इस एस्केप स्पीड का अब हम डेरिवेशन बताते हैं, ठीक ना। एक बात बताओ, मैं ये पढ़ाया था बाउंडेड सिस्टम एंड नॉन बाउंडेड सिस्टम, बताओ बाउंडेड कब होगा और नॉन बाउंडेड कब होगा। जब मान लो एक सेलेसियल बॉडी है, ठीक है, और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होना चाहिए ग्रेविटेशनल का, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और जब अट्रैक्टिव होगा और उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, याद है। नेगेटिव एनर्जी अगर होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाउंडेड सिस्टम, बताए थे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में हम डिराइव भी करके दिखाए थे, वो होता है -gmm/2r, याद आ रहा है। फिर बोले थे कि इसमें कितना एनर्जी ऐड करें कि ये दोनों टूट जाए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो जाए, याद है। तो बोले थे इतना ही का क्या दे दो, प्लस वैल्यू दे दो, एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या इवन एनर्जी क्या हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नॉन बाउंडेड सिस्टम,
ठीक है, क्लियर। तो एस्केप करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लो कोई रॉकेट अगर है अर्थ पे है तो वो बाउंडेड है, और उसको अर्थ से फ्री करना है बाउंडेशन से, तो उसका एनर्जी कितना करवाना पड़ेगा, 0 करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये लिखना है, इसको लिखना नहीं ना है भाई, ये लिखवाया हुआ है वैसे पहले से भी, इसको लिख दें क्या, बोलो। तो ठीक है, लिख देते हैं कि ये बस एक लाइन लिखना होगा कि बाउंडेड सिस्टम अगर होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है तो उसका टोटल एनर्जी जो होगा ना, टोटल एनर्जी याद होगा तुम्हें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, टोटल एनर्जी शुड बी निगेटिव। ये बाउंडेड सिस्टम होता है, ठीक है। और वही अगर क्या हो जाए नॉन बाउंडेड सिस्टम, नॉन बाउंडेड सिस्टम, तो भाई इसके लिए जो एनर्जी होता है ना, वो या तो क्या होगा 0 या फिर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है, नॉन बाउंडेड सिस्टम। तो एस्केप करवाने के लिए यही सेकंड वाला देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो मिटा रहे, तो अब देखो इसको देखते हैं, समझते हैं हम लोग। मान लो ये कोई सेलेशियल बॉडी है, हमारा अर्थ ही ले लो, ठीक है। तो सपोज करो कोई एक रॉकेट है या कोई एक पार्टिकल है जो कि अर्थ के सरफेस पर है, इसका मास क्या होगा m, अर्थ का अपना मास m है, ठीक है। अर्थ का अपना जो रेडियस है वो क्या है r है, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक ना, तो बताओ इसका जो एनर्जी होगा, इनिशियल एनर्जी, वो कितना होगा, खाली पोटेंशियल में होगा माइनस Gmm/r, कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, ठीक है। अब ये तो निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, अब इसको भगाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो इसको भगाना है, इसको 0 करना पड़ेगा, तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा पता ही होगा, कितना का प्लस दे देंगे। तो ये कैसे देंगे, इसके लिए इसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा इसको, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ना, इतना ही का पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक। कैसे, क्योंकि अगर ये हम नहीं दिए हैं तो एनर्जी नेगेटिव है, और ये हम दे दिए हैं तो ये सोच के दिए हैं कि इसका एनर्जी हो कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसी एनर्जी 0 हो गया तो ये पार्टिकल यहां रहेगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो यहां से जैसे इसको हमने एक स्पीड दिया, इस स्पीड का नाम क्या है, एस्केप स्पीड, ठीक है। इतना स्पीड पाते ही ये भागेगा भागेगा भागेगा, और भागते भागते कहां तक चला जाएगा, अप टू इंफिनिटी, ठीक है, और फिर लौट के नहीं आएगा। तो इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड, जो लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल सो दैट इट कैन एस्केप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, और डू नॉट रिटर्न, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड डू नॉट रिटर्न, ये भी लिख देता हूं, एंड डू नॉट रिटर्न बैक। तुम भी ये नोट कर लेना डेफिनेशन वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा बताओ, जब फाइनली जब इतना दूर चला जाएगा तो फाइनली होगा क्या, देखो तो जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा, तो याद है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा क्या, याद है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, निगेटिव टर्म 0 हो गया मतलब बढ़ रहा था ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो किसी को तो घटना पड़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी घटते घटते क्या हो जाएगा 0। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देख सकते हैं कि इसका एनर्जी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, वो आएगा कितना 0 आएगा, ठीक है। अब रह गया कि ये कैसे कैलकुलेट होगा,
ये कैलकुलेट तो बहुत आसानी से हो गया, देख सकती हो। हाफ m v स्क्वायर बराबर आ कितना जाएगा, GMM बाई R आ जाएगा क्या। यहां से हम देख सकते हैं कि m से m क्या हो रहा है, कैंसिल, और ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2GM बाई R इक्वल टू एस्केप स्पीड का स्क्वायर, या स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या देगा, स्क्वायर रूट। तो यही है हमारा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, सपोज ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्टिकल था ना वो अर्थ के सरफेस पे नहीं होता, हो सकता है कि अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे होता, पॉसिबल है ना। तो सपोज अगर ये कुछ सी हाइट पर होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली जहां पे आर दिख रहा है यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, आर प्लस एच कर सकते हैं क्या, बोलो। तो ये फार्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, खाली आर की जगह पे क्या कर दिया, आर प्लस एच कर दिया। ठीक है, और इसी में ये ध्यान रखेंगे कि अगर एच हाइट हमारा कितना हो जाता है, 0, तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू GM बाई R। अब जो भी बड़ी रहेगा सेलेसियल बड़ी, उसका मास और उसका रेडियस रख लेना है, जैसे कि अर्थ के लिए रखना है, मान लो अर्थ के लिए रखना है। ठीक है, तो अर्थ के लिए रखना है तो अर्थ का मास पता होना चाहिए, जो कि पता है ना, 6 इंटू 10 का पावर 24, और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। इसको अगर पुट कर देंगे तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में एक चीज और हम ये कर सकते हैं, तुम्हें पता होगा, ये GM को G इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं क्या, लिखते हैं ना, आर से आर कट जाएगा तो ये फार्मूला भी चल सकता है, अंडर रूट 2GR। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अर्थ के लिए लगाना, सबके लिए मत लगाना, ये सबके लिए वैलिड है। इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा ना कि जो एस्केप स्पीड है, ठीक है, वो है अंडर रूट 2GM बाई R, और किसी हाइट से थ्रो करते तो R प्लस एच, है ना। तो चाहे हम एक हाथी को थ्रो करें या एक चींटी को थ्रो करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो किसका मास है, सेलेसियल बॉडी का, न कि उस पार्टिकल का जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल थ्रोन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, दिस स्पीड डज नॉट, जैसे ऑर्बिटल वाले में बताए थे, दिस स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल थ्रोन। ठीक है ना, बट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सेलेसियल बॉडी। जैसे अर्थ पर से किसी को थ्रो कर रहे हैं तो अर्थ का मास जरूरी है, बट उसमें रॉकेट को फेंको, चाहे हाथी को, चाहे चींटी को, उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये वाला स्पीड जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, दिस स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
नोट कर लो। हाँ गुड। तो देखो हम लोग ऑर्बिटल स्पीड पढ़े थे ना। ऑर्बिटल स्पीड जो होता है वो होता है अंडर रूट जी एम बाई आर। अगर अर्थ के सरफेस के पास रहें और कुछ हाइट पर अगर रहें तो आर प्लस एच। यहाँ भी कुछ हाइट से अगर थ्रो करना हो तो आर प्लस एच। ध्यान से देखो दोनों में कोई रिलेशन है क्या? जो एस्केप स्पीड है वो ऑर्बिटल वाले स्पीड का कितना टाइम्स है? √2 टाइम्स। ये हो गया थर्ड नंबर पॉइंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। किसी को अगर हम ऑर्बिटल स्पीड दे दे, नहीं ऑर्बिटल नहीं, एस्केप वेलोसिटी दे दे या एस्केप स्पीड दे दे तो ये एस्केप तो कर जाएगा, बट मैं अभी बताया था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था इसको पढ़ाते वक्त शुरुआत में कि अगर वेलोसिटी एस्केप के बराबर है तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जाकर मैं बताया था कि वहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। सोचो अगर स्पीड हम इससे ज्यादा दे दें, एस्केप स्पीड से ज्यादा दे दें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मतलब आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जाके उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा? नहीं होगा। एक्चुअली उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ बचा हुआ रहेगा तो उसके पास कुछ स्पीड रहेगा। ठीक है, तो पूछता है कि आउटर स्पेस में जाके, इसको इंटरस्टेलर स्पेस भी बोलते हैं, कि इंटरस्टेलर स्पेस में जाके किस स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो अगर स्पीड एस्केप वाले से ज्यादा है, हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जब अर्थ के सरफेस पर होगा तब तक उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? -GMM बाई आर। सरफेस पे होगा तब। और अगर कुछ हाइट पे रहेगा तो यू ऑलरेडी नो कि खाली लिखना क्या होता है, आर प्लस एच लिखना होता है। ठीक है, हमने इसको क्या दिया? कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दिया, 12mv²। ठीक, अब वो भागना शुरू करेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? ये वाला पार्ट 0 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, और कुछ इसके पास बचा हुआ रहेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो बाहर ये जो v1 लिखे हैं, ये v1 स्पीड कहां माना जाएगा? बाहर आउटर स्पेस में। ठीक है, v1 क्या है? स्पीड इन आउटर स्पेस, स्पीड इन आउटर स्पेस, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। और v जो दिए हैं ये स्पीड क्या है? प्रोजेक्शन स्पीड। ये v क्या लिया हुआ है? प्रोजेक्शन स्पीड लिया हुआ है। और ये वाला हम समझते हैं ये एस्केप स्पीड है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको v1 निकालना है। ठीक है ना, ये कितना होगा ये हमको जानना है। देखो तो m/2 और m/2 अगर कट करेंगे यहाँ एक 2 आ जाएगा क्या? बोलो, तो आ गया इसका फॉर्मूला देख लो। तो v1² इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से v² माइनस 2gm बाई आर प्लस एच। जल्दी से बताओ हमको, क्या ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है? हाँ, ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर ही है। ठीक है, और ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। आ गया इसका फॉर्मूला हम लोग के पास। आउटर स्पेस में जब ये चलेगा ना तो इसके पास स्पीड रहेगा रूट अंडर स्पीड का स्क्वायर माइनस एस्केप स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लिया जाए।
देखो ये क्लियर है ना कि ये था पहले से सरफेस पे जब था अर्थ ये था, ठीक है ना। तो एक काम करो, 2 मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करो यहां यहां और फिर यहां। अब बताओ ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे 2 रहेगा ना, वही है बस, ठीक है ना। और m से m भी कैंसिल हो रहा है तीनों जगह पे, देख लो हो रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो यहां बचा क्या, v1 स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पे 2gm/r+h, जो कि है क्या, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला जो है ना, उसी के बराबर होता है ना, 2gm/r+h, यही होता है ना। इसका स्क्वायर है यहाँ पे ये प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। छाप ली, चलें आगे, ठीक है। देखो ऐसा भी सवाल रहता है कि एस्केप स्पीड से कम स्पीड दे दे, तो एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एस्केप नहीं कर पाएगा तो कुछ हाइट तक ये जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा और उस हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा। याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम या फ्री फॉल में पढ़ते थे, हाइट मैक्स बताइए। हाइट मैक्स का मतलब क्या होता है, फाइनल स्पीड 0 हो जाता है, उसी को ना बोलते हैं हाइट मैक्स। तो यहां पर फाइनल स्पीड जहां पे 0 हो जाता है, उसी पोजीशन को क्या कहेंगे, हाइट मैक्स कहेंगे, ठीक है। तो फिर से लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब तक सरफेस पे रहेगा तो कितना एनर्जी होगा, -gm/r+h पोटेंशियल, और कुछ हमने दे दिया क्या इसको, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये एस्केप नहीं कर पाएगा, कुछ ऊंचाई तक जाएगा, तो कुछ हाइट तक जब ये चला जाएगा तो जिस हाइट पर वो जा पाएगा उस हाइट को क्या मान लेते हैं, हम h। यही h हमको निकालना है, ठीक है ना।